Hello students, I am Arun Gupta from Delhi and have been teaching SST and other subjects for more than 30 years. But today I will explain you class 9th chapter French Revolution in the form of a story in my own words. In the next video I will explain you chapter according to the book NCERT. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं एक कहानी के रूप में। देखिए, हिस्ट्री को अगर बोर समझकर कुछ पढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर हिस्ट्री को एक कहानी का रूप दे दिया जाए किसी चैप्टर को तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने भी यही कोशिश की है। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो ये कहानी है फ्रांस के राजा लुई 16 की। लुई 16 जब राजा बना तो ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एंड राजा बनते ही उसका विवाह करवा दिया गया रानी मैरी एंटोनेटे से। रानी मैरी एंटोनिए बहुत ही खर्चीले स्वभाव की थी, जैसा कि नॉर्मल होता ही है। जो भी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं खर्चा पूरा करते हैं, चाहे देश में पैसा हो चाहे ना हो। अब पैसा हो चाहे ना हो, इसका यहाँ पर यह मतलब है कि जब लुई 16 राजा बना तो फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था। आप कह सकते हैं नील। यानी कि लुई 16 को विरासत में अपने पूर्वजों से खजाने के नाम पर कुछ नहीं मिला। अब इसका भी एक कारण था कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा देश फ्रांस, उसके खजाने खाली हो गए। तो इसकी कहानी ये है कि फ्रांस का फ्रेंड था अमेरिका, और अमेरिका पर उस समय उसकी लगभग 13 कॉलोनीज पर ब्रिटेन का शासन था। जानते हैं ना आप, ब्रिटेन जिसने एशिया पर अफ्रीका के कुछ देशों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। तो उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा था। ब्रिटेन महाशक्तिशाली होता था उस समय। तो उसने अमेरिका की लगभग 13 कॉलोनीज पर अपना कब्जा कर रखा था। लेकिन फ्रांस के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो अब दोस्ती निभाने के लिए फ्रांस का एक कर्तव्य हो गया था कि वह अमेरिका को ब्रिटेन के पंजे से मुक्त करवाए। 13 कॉलोनीज ने वार डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटेन के रूल के अगेंस्ट, और फ्रांस ने उस लड़ाई में ब्रिटेन का पूरा साथ दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी लड़ाई बिना पैसे के तो हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अ वॉर विदाउट हैविंग मनी। तो इसलिए फ्रांस ने लगभग 2 बिलियन लिव्रे खर्च कर दिए इस वार में अमेरिका को सपोर्ट देने के लिए। अब लिव्रे क्या होता है? LIVRE, ये एक टर्म है जो आपको अपने हिस्ट्री के चैप्टर में एक बॉक्स में लिखी मिलेगी। तो ये एक ओल्ड करेंसी है फ्रांस की, जो अब नहीं चलती है। इट्स आउट ऑफ फैशन नाउ। तो पहले जैसे यहाँ पर इंडिया में रुपीज़ होता है, वहाँ पर लिव्रे हुआ करते थे। तो 2 बिलियन लिव्रे वॉज ए ह्यूज अमाउंट जो कि फ्रांस ने खर्च कर दिया था अमेरिका को आज़ादी दिलवाने के लिए। तो ये एक मुख्य कारण, मेन रीज़न था फ्रांस के खजाने खाली होने का। तो अब लुई 16 क्या करे? इतना शौकीन राजा, विलासित जीवन जीना है, लग्जूरियस लाइफ लीड करनी है, वर्सेल्स जैसे शहर में कोर्ट को मेंटेन करना है, अपने दरबार का खर्चा चलाना है, अपने कर्मचारियों को वेतन देना है, देश में सड़कें बनवानी हैं, पुल बनवाने हैं, या और जो भी पार्क बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, ये सब खर्चा राजा को ही करना होता है। लेकिन खजाने के बिना कैसे संभव हो ये? तो इसलिए लुई 16 ने जनता पर कर बढ़ा दिए। अब जनता की वहाँ की आपको मैं हालत बताता हूँ कि फ्रांस की सोसाइटी उस समय 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के आप मेंबर्स कह सकते हैं जो क्लर्जी हैं। क्लर्जी में इंक्लूड थे मेनली प्रीस्ट्स, जो बड़े बड़े चर्चों के पादरी फादर हुआ करते थे, वो तो आते थे फर्स्ट एस्टेट में। सेकंड स्टेट का जहाँ तक सवाल है, इट इंक्लूडेड नोबल्स, नोबेलिटी, यानी कि किंग्स, हिज रिलेटिव्स
हिज चीफ लीडर्स, ये सब नोबल्स लोग जैसे राजा के मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, ये सब नोबेलिटी में इंक्लूड हो गए। अच्छा, अब जो थर्ड स्टेट थी उसमें आम जनता आती थी। आम जनता का मतलब पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंड एंड वर्कर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट के लोगों पर ही समझ लीजिए आप सारा टैक्स देने का बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर ही था। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हुआ करते थे, दे हैड सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी कि उनको जन्म से अधिकार मिल जाता था कि अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो पैदा हो गया उसको ज़िंदगी भर कोई कर नहीं चुकाना है। दे डिडंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। तो इसलिए सारा का सारा जो कर्जे का बोझ था, टैक्सेस का बोझ था, वो पड़ा थर्ड स्टेट के लोगों पर। अब थर्ड स्टेट की हालत देखिए। थर्ड स्टेट के लोग एक तो वैसे ही गरीब लोग उसमें शामिल थे, दूसरे उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन पहले से काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उसको सरवाइव करवाने के लिए उस देश में क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना चाहिए, फसल की पैदावार भी बढ़नी चाहिए, so that it can support the whole population, but it was not so in the France at that time। तो पॉपुलेशन बढ़ती गई, फूड प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, और ऊपर से करों का बोझ और जनता के सिर पे लाद दिया गया। तो क्या होगा इसका नतीजा? अराजकता फैलेगी, यानी कि जनता में असंतोष, अब कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन जनता में फैल गया। और इसीलिए जनता ने राजा से कहा कि हम आपके साथ एक मीटिंग रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पार्लियामेंट होते हैं मीटिंग हाउस के लिए, ऐसे ही वहाँ पर भी मीटिंग हाउस होता था उस समय। तो उस समय मीटिंग के लिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के लोग आपस में इकट्ठे होते थे। फर्स्ट स्टेट के लगभग 300 लोग थे उसमें इंक्लूड, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे जो मीटिंग में जा सकते थे, और थर्ड स्टेट में 600 पीपल वर अलाउड टू ज्वाइन द मीटिंग। तो जो भी फैसला हुआ करता था मीटिंग में वो वोटिंग के आधार पर होता था, लेकिन ये वोटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब उसमें ऐसा नहीं था कि, अब समझिए कितने लोग उसमें शामिल हो गए, 300 लोग फर्स्ट स्टेट के, 300 लोग सेकंड स्टेट के और 600 लोग थर्ड स्टेट के। तो कुल मिलाकर 1200 वोट्स पड़ने चाहिए थे। 1200 वोट्स शुड हैव टू बी पोल्ड, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ का सिस्टम थोड़ा दूसरा था। हर स्टेट का एक ही वोट माना जाता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट 300 लोगों का बराबर होगा 1 वोट, सेकंड स्टेट का भी 1 वोट काउंट होगा और थर्ड स्टेट का भी 1 ही वोट काउंट होगा। तो राजा ने फिर फैसला कर बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं, इसका फैसला वोटिंग के ऊपर छोड़ा। बट दिस मेड द क्राउड एंग्री। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें मालूम था क्या नतीजा होना है, क्योंकि 2 वोट तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हो जाते इन द फेवर ऑफ राइजिंग द टैक्सेस, और उन बेचारों का सिर्फ एक ही वोट रह जाता। तो उसलिए अब कह सकते हैं कि फॉर दिस रीज़न दे लेफ्ट द मीटिंग हाउस इमीडिएटली एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ नेशनल असेंबली। तो उन्होंने कहा कि अब हम खुद एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, और नेशनल असेंबली का काम ये होगा कि ये जो मोनार्की सिस्टम है इस पर कुछ लिमिट्स, कुछ नियंत्रण हम कर सकें, यानी कि राजा अपनी मनमानी ना कर पाए। तो इन्होंने एक जगह जाकर एक कसम ली कि हम तब तक इकट्ठे रहेंगे, तो वी शेल बी टुगेदर टिल वी फॉर्म ए नेशनल असेंबली एंड कंट्रोल द मोनार्की। तो इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया, जिसके कुछ मेंबर्स, जिनको डायरेक्टरी नाम दिया गया, कुछ मेंबर्स थे उसके, आई थिंक 3 मेंबर्स थे डायरेक्टरी में, और ये सब कंट्रोल करते थे राजा के ऊपर, और इन्होंने कंट्रोल किया भी। फिर आगे जाकर इन डायरेक्टरीज़ में ही, आपस के डायरेक्टरीज़ के मेंबर्स में ही लड़ाई रहने लगी
तो डायरेक्टरी फाइनली फ्लॉप होगी। ये सब डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे डिटेल में। उसके बाद में फिर जो किंग लुई 16 था उसको भी जनता ने एग्जीक्यूट करवा दिया, मैरी एंटोनिटी के साथ भी, यानी कि दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जनता में काफ़ी अराजकता फैल चुकी थी। उसके बाद में वहाँ पर आया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्टे राजा बना फ्रांस का 1804 में, और 1804 में राजा बनने के साथ ही उसने वहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो ज़मींदारी सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसने उसको ख़त्म करने की सोची। इसके अलावा उसने जो भी मेज़रमेंट्स के तरीके थे, यानी कि यूनिफॉर्म मेज़रमेंट के मेथड्स नहीं थे। अगर फ्रांस के एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता था तो वहाँ पर मेज़रमेंट के अलग अलग तरीके होते थे, तो उसने उन सबको यूनिफॉर्म किया। ये सब डिटेल में अगले वीडियो में होगा। उसके बाद में लेकिन नेपोलियन ने धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। उसने सोचा कि मैं क्यों ना फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप का ही राजा बन जाऊं। तो उसने पूरे यूरोप में अराजकता फैला दी, हर जगह हमले करने शुरू कर दिए, और फाइनली काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इकट्ठे होकर 1815 में एक जगह है वाटरलू, उसमें नेपोलियन को, उसकी आर्मी को हराया और नेपोलियन को मारा गया। तो नेपोलियन को मार दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में, और फ्रांस में थोड़ी शांति फैलने लगी। अब इसके आगे क्या हुआ कहानी में वो अगले वीडियो में होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर और आई वांट नोट्स और आई नीड नोट्स, प्लीज़ सेंड मी नोट्स, ऐसे कमेंट्स लिख कर डाल सकते हैं, तो उनको उस नंबर पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टिल देन बाय।